हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड माय नेम इज़ प्रतीक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिस्कशन डेस्क में। तो आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया के होने वाले बॉर्डर इश्यूज़ और युद्ध के बारे में, और क्यों होते हैं दुनिया के बॉर्डर पर फायरिंग और युद्ध जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो देखिएगा अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कई बार हम खबरें सुनाई देती है कि इस देश के बॉर्डर पर सैनिकों के बीच फायरिंग हुई, और कई बार ये जो फायरिंग की वारदात है ये फुल स्केल वॉर तक भी जाती है। अक्सर हम सुनते हैं कि कश्मीर में सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, उसमें इतने सोल्जर्स मारे गए, और कई बार आम लोग मारे जाने की भी घटना बॉर्डर के इलाके में होते हैं। तो ये जो फसाद है उनकी जड़ जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि 60-70 साल पहले आज से एशिया के बहुत सारे जो देश थे वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आया करते थे, जिस देश में अंग्रेज़ों का राज था। जब इन देशों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली तब कई देश जो पहले एक हुआ करते थे वो अंग्रेज जाने के बाद दो भागों में बट गए। उसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या साजिश थी, क्या कंस्पिरेसी थी, इसे हम समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के एग्जाम्पल से। तो आप में से सब लोगों को मालूम होगा कि कश्मीर इशू के बारे में, कि अंग्रेज़ों ने इंडिया के दो टुकड़े करके इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बनाए और कश्मीर का प्रॉब्लम्स क्रिएट करके यहाँ से चले गए। ऐसे ही फसाद ब्रिटिशों ने एशिया के कई अन्य देशों में भी किए हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसराइल और पैलेस्टाइन, इंडिया और नेपाल का भी इशू है, साथ साथ इंडिया और चाइना का भी इशू है। तो ये एग्जांपल हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्यों यहाँ पे बॉर्डर पे फायरिंग होती है और क्यों यहाँ पे युद्ध जैसी घटनाएं होती है। तो हम एक एक करके इन बॉर्डर के इशू को समझते हैं दोस्त। तो बात करते हैं इंडिया से। जब इंडिया अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो बंटवारा रोक पाती, पर अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल थ्योरी तो आप सबको पता ही है। ब्रिटिश यही चाहते थे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारे जाने के बाद हमेशा लड़ाई में जूझता रहे। इसके चलते उन्होंने बंटवारा रोका तो नहीं, बल्कि दो नए देशों के बीच फसाद हमेशा बना रहे। इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर सिरिल रैडक्लिफ के नेतृत्व में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसी डिस्प्यूटेड विवादित लाइन बना दी गई कि उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। क्योंकि जो आज का पाकिस्तान है उसमें सिंध नाम का एक प्रोविंस है, जिसे हम इंडिया के अंदर स्टेट कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा पहले पार्टीशन के पहले सिंधी और हिंदू कम्युनिटीज़ रहा करती थी। तो टेक्निकली ये जो पार्ट है वो इंडिया का पार्ट होना चाहिए था अलॉन्ग विथ कराची सिटी दोस्तों, पर हुआ ऐसा नहीं। तब पार्टीशन के बाद वहाँ के जो सिंध प्रोविंस के जो सिंधी लोग थे और कई हिंदू लोग हैं वो इंडिया माइग्रेट कर गए और मुंबई के आसपास के इलाके में आकर बस गए, या यूँ कहे इंडिया के और कोने में आकर बस गए। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उस टाइम में। तो और भी हम आगे देखेंगे कि दोस्तों आप रोज़ सुनते हो कि कश्मीर में क्रॉस बाउंड्री फायरिंग हुई है, और उसमें इंडिया का काफ़ी सारा पैसा और टाइम अपनी युद्ध की रणनीति तय करने में चला जाता है, और अपना पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा देती है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स है वो ब्रिटिश लोगों ने क्रिएट किया है। जो इन लोगों ने बाउंड्री कमीशन बिठाए, वो बाउंड्री कमीशन के जो चेयरपर्सन होते थे उन लोगों को तो इंडिया की कल्चर और हिस्ट्री भी मालूम नहीं होती थी। इन लोगों को, ऐसे लोगों को इन लोगों ने बाउंड्री का चेयरपर्सन बनाया था, बाउंड्री कमीशन का चेयरपर्सन बनाया था। इसलिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी जो विवादित बाउंड्री खींचकर आज दो देशों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके यहाँ से चले गए। तो दोस्तों इसके कारण हम जो डेवलपिंग कंट्री है उनका सारा पैसा अपनी आर्मी जो है वो मॉडिफाई करने में चला जाता है, और ये जो गवर्नमेंट है जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है वो इन इशू में उलझती रहती है, हम अक्सर देखा करते हैं। तो दोस्तों जैसे इस बाउंड्री का प्रॉब्लम है, आगे हम चाइना की बात करेंगे कि चाइना और इंडिया का क्या बॉर्डर इशू है देखेंगे। तो दोस्तों चाइनीज़ अथॉरिटी हमेशा इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करती है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये दरअसल उनका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकली चाइना हमारा कभी भी पड़ोसी नहीं हुआ करता था, बल्कि हमारा जो पड़ोसी था वो तिब्बत हुआ करता था। लेकिन चाइना ने तिब्बत को कब्जा रखा था, और कब्जाने के बाद चाइना ने इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश है उसको भी क्लेम करना चालू किया, और कई बार चाइना लद्दाख को भी क्लेम करता है। तो आपको बता दूं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, और ब्रिटिश ऑफिसर मैकमोहन ने के बीच में इसे खींचा गया था। तो दोस्तों इस मैकमोहन लाइन को चाइना आज भी मानने से इनकार कर देता है, और कई बार इंडिया के बॉर्डर्स पर आकर एग्रेशन और टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है। हालांकि हमारी जो आर्मी है वो इतनी स्ट्रांग है कि चाइना को जवाब देती है और रिटेलिएट करती है। तो ये बाउंड्री प्रॉब्लम्स है चाइना और इंडिया के बीच में। तो दोस्तों नेक्स्ट बाउंड्री का जो इशू है वो समझते हैं कि किसके बीच में है। तो नेक्स्ट बाउंड्री इशू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री को ड्यूरैंड लाइन कहा जाता है।
जे जो 2670 किलोमीटर की है। ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी ड्यूरेंट ने इसे बनाया था, मतलब उनके कमीशन के अंडर में इसे खींचा गया था। तो जब ये लाइन खींची गई, ये लाइन बनाई गई, तब अफ़गानिस्तान की जो डोमिनेटेड पश्तून ट्राइब है, वो कई पश्तून ट्राइब जो है वो तब के ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिला दी गई। वो बाद में चलकर जब पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ, तब जाकर वो पाकिस्तान में आकर मिल गई। मतलब दोस्तों ऐसा हुआ कि जो पश्तून ट्राइब जो हिस्टोरिकली और कल्चरली जो अफ़गानिस्तान को बिलोंग करती थी, वो जो ट्राइब है वो पार्टीशन के बाद, मतलब जब पाकिस्तान स्टेट बना, तब उसके बाद आधी जो आबादी है पश्तूनों की वो पाकिस्तान में आई और आधी आबादी अफ़गानिस्तान में रह गई। तो ये प्रॉब्लम्स हो गई और इसलिए आज भी अफ़गानिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो आज भी पाकिस्तान का जो पेशावर का जो एरिया है और उसके आसपास के जो एरिया है उस पर अपना क्लेम बताता है और बताता है कि ये जो एरिया है वो हिस्टोरिकली पश्तूनों की लैंड है, पश्तूनों की ज़मीन है। तो इन दोनों में इस बात को लेकर टेंशन्स होती है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि अफगानिस्तान का जो तालिबान एक संगठन है, तालिबान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अच्छे रिलेशन है, दोनों के अंदर डिप्लोमेटिक टाइज भी होती रहती है। आप सबको मालूम ही होगा दोस्तों, आप टीवी पे भी देखते होंगे। तो तालिबान जो है वो पाकिस्तान का दोस्त होकर भी पाकिस्तान से इस बात पर असहमति दिखाता है कि वो डूरेंट लाइन को मानने से मना कर देता है और इस बीच में दोनों के बीच में खींचातानी होती रहती है और इन दोनों में इस बाउंड्री को लेकर इश्यूज़ है। तो वो फिर भी आज तक हल नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि कैसे इसमें भी ब्रिटिशों का हाथ है और कैसे इन दोनों देशों के बीच में ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो बात करते हैं नेक्स्ट बॉर्डर इशू के बारे में, जो कि है इंडिया और नेपाल के बीच में। आप में से बहुत सारे जो लोग होंगे वो चौंक गए होंगे कि इंडिया और नेपाल के बीच में भी बॉर्डर इशू है क्या। तो दोस्तों आपको बता दूं, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर इशू है और फिलहाल ही नेपाल ने वो बॉर्डर इशूज़ रेज किया है। दरअसल बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान की, जब नेपाल ने हमारा इंडिया का बहुत सारा जो एरिया है वो कब्जा रखा था। तो तब के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1815 से लेकर 1816 के बीच में नेपाल के किंग, मतलब तब नेपाल के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की वॉर हुई थी। और उस वॉर के दौरान जब नेपाल का किंग को ऐसा लगा कि हमारी जो सेना है, मतलब नेपाल की जो सेना है वो वॉर हार रही है, तब उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, जिसे ट्रीटी ऑफ सुगौली नाम से जाना जाता है। ट्रीटी मतलब एक जैसा एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दो पार्टीज आम सहमति बनाते हैं कि कौन सा एरिया हमारे पास रहेगा और कौन सा एरिया दूसरे पार्टी को दिया जाएगा। तो जो वो पार्टी जो बनाई गई, जो ट्रीटी बनाई गई, उसको संधि भी कहा जाता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया को बहुत सारा फ़ायदा हुआ और नेपाल ने जो इंडिया का हिमाचल प्रदेश और कुमाऊं रीजन जैसे बहुत कई इलाके जो थे वो कब्जा रखे थे, वो बाद में इस ट्रीटी के तहत खाली करवा दिए और नेपाल ने वहाँ से विड्रॉल कर लिया। तो दोस्तों उस टाइम में लिपुलेख और कालापानी, ये दो जो जगह है वो उत्तराखंड में आज स्थित है, वो भी नेपाल ने हमको दे दी है। लेकिन उस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशों ने कोई भी एक रैशनल बाउंड्री आकी गई नहीं थी, जिसके कारण आज समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल के ईस्ट और वेस्ट में दो नदियां बहती है, वेस्ट में महाकाली नदी और ईस्ट में मेची नदी बहती है। तो इस ट्रीटी के तहत ऐसा माना गया कि जो नेपाल की ईस्ट और वेस्ट की जो दो नदियां है वही नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री रहेगी और उसके कारण कोई भी रैशनल लाइन आकी नहीं गई थी। इसलिए आज नेपाल जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये जो लिपुलेख और कालापानी का एरिया है उसको अपना क्लेम करता है और इसलिए दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। हालांकि दोस्तों नेपाल इंडिया का पहले से अच्छा फ्रेंड रहा है, इंडिया के और नेपाल के कल्चरली और हिस्टोरिकली अच्छे संबंध है, उसके कारण हमारा मिलिट्री एक्शन होता नहीं है, यानी नेपाल कोई मिलिट्री एक्शन लेता नहीं है, नेपाल ले भी नहीं सकता, क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री पावर है वो नेपाल से कहीं ज़्यादा है, वो नेपाल बखूबी जानता है। इसलिए दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती नहीं है। लेकिन नेपाल ने ये जो इशू है वो रेज़ किया है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता और ये जो इशू है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण हुआ है, ये भी आपको दोस्तों बता दूं और आप भी समझ चुके होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अभी नेक्स्ट बॉर्डर इशू की। यह यूँ का है दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर इशू है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला बॉर्डर इशू है। तो दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कैसे इसराइल के जो मिलिट्री है और हमास जो है वो पैलेस्टाइन का एक इस्लामिक संगठन है, कैसे दोनों में जंग छिड़ी थी और दोनों एक दूसरे पे बॉम्बिंग कर रहे थे। तो उसकी जो बुनियाद है वो कहाँ पे है वो आज आपको समझ में आएगी। तो दरअसल दोस्तों आज से 104 साल पहले पैलेस्टाइन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, मतलब ब्रिटिश लोगों का वहाँ पे कंट्रोल था। तो वो जो पैलेस्टाइन एरिया जो है उसमें अरब मुस्लिम्स ज़्यादातर रहते हैं, मेजोरिटी
पीपल जो है वो अरब मुस्लिम रहा करते थे, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश होने के कारण और ब्रिटिशों के और जू कम्युनिटी के अच्छे रिलेशन थे। जो ब्रिटिश जो जू लॉबी थी वो यूरोप के अंदर बहुत स्ट्रांग थी, उनके पास बहुत सारा पैसा था, यूएसए में भी उनका डायस्पोरा और दबदबा बहुत बड़ा था। इसके कारण जू लोगों ने इन लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी फंडिंग की थी। तो इसी फंडिंग के चलते ब्रिटिश लोगों ने बहुत सिंपथाइज होकर जू लोगों के लिए अपना एक घर होना चाहिए ऐसी बात कही। जी दोस्तों, ये जो बात कही गई वो एक ब्रिटिश ऑफिसर बैल्फोर, आर्थर बैल्फोर ने कही गई एक डिक्लेरेशन के तहत। उसे बोला गया बैल्फोर डिक्लेरेशन। उसके अंदर ऐसा एक वाक्य, एक ऐसा एक सेंटेंस मेंशन किया गया जिसके तहत ऐसा लिखा था कि नेशनल होम फॉर जूस पीपल। तो ये क्या है? इसका मतलब ऐसा होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो जू लोग हैं उनके लिए अपनी खुद की एक जगह होनी चाहिए, खुद की एक लैंड होनी चाहिए, और वो जो लैंड है वो पैलेस्टाइन में होगी, ऐसे बैल्फोर डिक्लेरेशन के तहत 1917 में कहा गया। तो दोस्तों, जब ये बैल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जब रिलीज़ किया गया, तब दुनिया भर के जू कम्युनिटी के लोग पैलेस्टाइन में आकर घर बसाने लगे। तो दोस्तों, शुरुआती में जो ये आंकड़ा था वो जो माइग्रेशन का वो बहुत छोटा था, लेकिन धीरे 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 जो जू लोगों की संख्या थी वो पैलेस्टाइन के अंदर बहुत सारी बढ़ गई। इससे जो पैलेस्टाइन के जो अरब मुस्लिम थे उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जगह पर जू लोग आकर कब्जा कर रहे थे। तो उसको जो पैलेस्टाइन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस निर्णय को कंडेम भी किया था, लेकिन जो माइग्रेशन थी वो चालू ही थी। लेकिन 1945 बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुका और इजराइल स्टेट बना, तब इजराइल के स्टेट की मिलिट्री ने पैलेस्टाइन का बहुत सारा जो एरिया था वो एनेक्स कर लिया, कब्जा लिया। और ये जो एरिया ये लोग एनेक्स कर रहे थे, तो पैलेस्टाइन के बहुत सारे जो लोग थे वो देश छोड़कर चले जाने लगे, माइग्रेशन करने लगे। तो उसको अरेबिक में नकबा भी कहा जाता है। तो ये जब माइग्रेशन हुआ तो बहुत सारे जो पैलेस्टाइंस थे, जो मोस्टली जो अरब मुस्लिम थे, वो परसिक्यूट फील कर रहे थे अपने आप को। लेकिन इसराइल ने इन लोगों की जो दास्ता थी उसको साइडलाइन किया, और इसराइल का ऐसा मानना है कि ये जो पूरा पेनिनसुला है वो उनका है, मतलब जो द्वीपकल्प हम जिसे कहते हैं वो उनका है, और सीधे सीधी उन लोगों ने अपना जो एनेक्सेशन है वो चालू रखा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे इसराइल पहले कितना था और आज कितना है, और पैलेस्टाइन कितना था और आज पैलेस्टाइन कितना है। तो इन दोनों के बीच में ये जब बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के और जू कम्युनिटीज़ के बीच में, तो ये जो बैल्फोर डिक्लेरेशन है इसे आज भी इस्लामिक देश जो है वो मान्यता देते नहीं है, और अरब मुस्लिम या यूँ कहे पैलेस्टाइन के जो मुस्लिम्स है वो बोलते हैं बैल्फोर डिक्लेरेशन को अपने साथ हुआ एक धोखा है। इसलिए वो आज भी बैल्फोर डिक्लेरेशन को अच्छा मानते नहीं है, और वो बोलते हैं कि ये जो है वो बिट्रेयल है और ब्रिटिशों ने हमको धोखा दिया है। ऐसा आज ब्रिटिश लोगों के कारण इन दो देशों के बीच घटनाएं घटती है, और इतना सारा कन्फ्यूजन और दंगे फसाद और वॉर भी क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैसे ये जो बॉर्डर इश्यूज़ है, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या इंडिया हो, चाहे पैलेस्टाइन हो, इन बाउंड्री के इशू के पीछे कैसे ब्रिटिश लॉबी का हाथ है, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ है, ये तो आपको आज समझ में आया होगा। होप आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैं आशा करता हूँ आपने समझने की कोशिश की होगी। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।